हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो चूंकि हम लोगों का पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने पढ़ा था कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि धातु को निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। मान लीजिए ज्वालामुखी फटा तो वहां से धातु निकला, तो क्या निकला और फिर उसको उसके साथ क्या किया गया, फिर जाके हमको धातु मिली। तो ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। तो चूंकि कुछ चीजें हैं जिन्हें हम लोग जान ले। पहले पहली चीज हम लोग जान ले, खनिज क्या है। क्या चीज? खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक खनिज कहलाते हैं। और दूसरी बात, ये प्राकृतिक तौर पर पाई जानी चाहिए। किस तौर पर पाई जानी चाहिए? प्राकृतिक तौर पर पाई जानी चाहिए। ये प्राकृतिक तौर पर पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक प्राकृतिक तौर पे, ठीक है, ये प्राकृतिक होनी चाहिए। प्राकृतिक तौर पे पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। सभी तत्व एवं यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अयस्क। दूसरी बात, अयस्क किसे कहते हैं? जब किसी खनिज में कोई धातु अधिक मात्रा में मौजूद है ना, जब किसी खनिज में, मान लो जो अयस्क है वो भी एक प्रकार का खनिज है, लेकिन अयस्क क्या है कि उसमें कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में मौजूद होती है जो हमारे लिए उपयोगी है और उसको निकालना हमारे लिए लाभकारी होता है। तब क्या करते हैं, उस अयस्क से हम उस धातु को निकाल लेंगे और वो धातु हमारे लिए काम की होगी। जिस काम में हमें लगाना होगा उस काम में हम लगा देंगे। समझ गए? ठीक है, नो डाउट नहीं। अच्छा, तो अच्छा, धातुएं तीन प्रकार की होती हैं। क्रियाशीलता के आधार पे तीन प्रकार की होगी। एक होगी कि जो खूब अधिक क्रियाशील होगी, एक थोड़ी सी क्रियाशील होगी और एक बहुत कम क्रियाशील होगी। तो जो है कम क्रियाशील होती है वो कौन सी है? सोना है, प्लैटिनम है, चांदी है, कापर है। बट यहाँ पे एक अपवाद रहता है, जानते ही हो। जो हमारी केमिस्ट्री है वो हमारी अपवादों से भरी हुई है। तो जो यहाँ पे चांदी है और यहाँ पे जो कापर है, जो चांदी है, ये कापर है, ये सल्फाइड के ऐश बनाते हैं। किसके बनाते हैं? सल्फाइड के ऐश। तो ये सल्फर से रिएक्शन कर लेंगे, ये सल्फर से रिएक्शन करते हैं, है ना। क्योंकि अपवाद है, बट ये कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, फिर भी ये सल्फर के ऐश बनाते हैं, ये सल्फर के कंपाउंड बना लेते हैं। क्योंकि प्रकृति में मौजूद रहता है सल्फर अधिक मात्रा में, तो ये उसके साथ रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये स्वतंत्र अवस्था में मेनली पाए जाते हैं। वैसे तो नियमावली के अनुसार ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाएंगे, बट जो सिल्वर और कॉपर होता है ये सल्फर के ऐश बना लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो अधिक क्रियाशील है, जो अधिक क्रियाशील है, जैसे कि सोडियम हो गया, जैसे हमारे पोटेशियम भैया हो गए, जैसे हमारे कैल्शियम दादा हो गए, जैसे हमारे मैग्नीशियम भैया हो गए, जैसे एल्युमिनियम भैया हो गए, ये स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। ये स्वतंत्र अवस्था में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। ये किसी न किसी रूप में अपक्रिया करके किसी न किसी रूप में कंपाउंड बना के रखेंगे। ठीक है। अच्छा, मध्यम वाले होते हैं। मध्यम वाले जैसे कि हमारा जिंक हो गया, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, जैसे कि हमारा लेड हो गया, ये मध्यम होते हैं। ये बहुत ज्यादा रिएक्शन भी नहीं करते और कुछ कम रिएक्शन भी नहीं करते। ये बराबर अधिक मतलब पर्याप्त मात्रा में रिएक्शन करके रखते हैं, पर्याप्त मात्रा में कंपाउंड बना के रखते हैं। ये ऑक्साइड के कंपाउंड, सल्फाइड के कंपाउंड या कार्बोनेट के कंपाउंड के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है। इतने रूपों में पाए जा सकते हैं। सल्फाइड के रूप में पाए जा सकते हैं, कार्बोनेट के रूप में पाए जा सकते हैं, या फिर हमारे ऑक्साइड के रूप में पाए जा सकते हैं। यदि हमारा ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है, यदि हमारा ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है, तब तो डायरेक्ट क्या करो, उसका सीधे भर्जन कराया था, भर्जन हो गया था, उसके बाद उसका ऑप्शन करा देंगे, ऑप्शन करा के हम उसका हो गया। ठीक है, समझ गए? हमें मिल गई धातु। लेकिन अगर सल्फाइड है तो पहले उसको ऑक्सीकृत करेंगे, पहले उसको ऑक्सीकृत करेंगे। ठीक है। कार्बोनेट है तो पहले उसका निस्तापन स्थापन करके और ये सब प्राप्त कर लेंगे धातु। ठीक है। अच्छा भैया,
इस पीपीटी में यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है। अच्छा, जो हमारा अयस्क है वो कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से लार्वा निकलता है। लार्वा में हमारी बहुत सी अन्य धातु है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लोहा हो, कुछ अन्य धातुएं भी हो सकती है। तो ये जब ऑफलाइन पढ़ाए थे तो ये उन बच्चों का डाउट था, तो उनको ज्वालामुखी से, आप लोग तो समझदार हो, ठीक है। अच्छा, धातु को हम लोग निकालते हैं तो धातु निष्कर्षण के कई चरण होते हैं, उसके कई चरण होते हैं। एक बच्ची को चरण हम बोले तो वो कहती सर जी पैर, हम बोले हाँ पैर, ठीक है। अच्छा, तो धातु निष्कर्षण क्या होगा? हम अयस्क लेंगे। अयस्क हो सकता है उच्च क्रियाशील हो सकता है मध्यम क्रियाशील हो सकता है निम्न क्रियाशील हो। यदि वो उच्च क्रियाशील होगा तो उसका गलित धातु के साथ विघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? गलित धातु के साथ विद्युत अपघटन करा देंगे, ठीक है। जब हम इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तब हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हाई क्रियाशील बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये बहुत सारे कंपाउंड बना के रखेंगे, बहुत सारे कंपाउंड बना के, तो क्या करो इसका विद्युत अपघटन करा दो डायरेक्ट, जो हमें धातु चाहिए वो पॉजिटिव आयन देगी। जानते हो धातु प्लस आयन देती है, वो जाके कैथोड पे इकट्ठा हो जाएंगी, कैथोड पे इकट्ठा हो जाएंगी, वही से हमें प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, अगर माध्यमिक है तो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा या तो सल्फाइड के फॉर्म में होगा, है ना, या तो ऑक्साइड के रूप में होगा। तो इनका यदि ऑक्साइड के रूप में है तब तो ऑक्साइड के रूप में है ही, यदि सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में है तो हमें इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यदि कार्बोनेट है तो उसका निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे। यदि वो सल्फाइड के रूप में तो उसका भर्जन करेंगे। क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। इसमें वायु की मात्रा निश्चित नहीं होती, इसमें वायु की मात्रा निश्चित की जाती है। उसके बाद में इसका बन गया ऑक्साइड। ऑक्साइड जैसे ही बना फिर उसका क्या कराएंगे? अपचयन। अपचयन जैसे ही कराएंगे हम फिर धातु हमें मिल जाएगी और फिर धातु का संशोधन करके बढ़िया नंबर की प्योर धातु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। धातु का संशोधन करेंगे। क्या करेंगे? संशोधन, परिष्करण करेंगे, ठीक है। अच्छा, यही वाला परिष्करण, ये जो संशोधन है यही सेम सेम परिष्करण, ठीक है। अच्छा, यदि निम्न क्रियाशील है, यदि निम्न क्रियाशील है तब क्या करेंगे? वो सल्फाइड का एसिड बना के रखेगी। जानती हो Ag और Cu, ये दो सल्फाइड के एसिड बना के रखेंगे, है ना, Cu2S AgS और हाँ, ठीक है, ये सल्फाइड के एसिड बना के रखेंगी। अब क्या करेंगे? ये सल्फाइड के जब एसिड बना के रखेंगी तो फिर इनका क्या करेंगे? भर्जन कराएंगे। यदि सल्फाइड का एसिड है तो क्या करेंगे? भर्जन कराएंगे। भर्जन जैसे ही होगा उसके बाद में क्या करेंगे? उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। भर्जन नहीं, भर्जन कराने के बाद में तो हमारा ऑक्साइड प्राप्त ही हो गया। ऑक्साइड जैसे ही प्राप्त होगा उसका फिर कराएंगे अपचयन। यहाँ पे क्या होगा? अपचयन, अपचयन, अपचयन होगा। और अपचयन के बाद हमें मिल गई धातु। अपचयन के बाद हमें क्या मिल गया? धातु। बट धातु में थोड़ी बहुत अशुद्धियां होंगी तो फिर उसका परिष्करण करा देंगे। वही सेम चीज जो यहाँ पे हुई थी वही सेम चीज यहाँ पे भी होगी, दोनों सेम लगेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो हमें बतानी है, लेकिन उससे पहले हम ये बताना पसंद करेंगे। ये बताना क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि ये पूरे का ओवरव्यू है, पूरे का ओवरव्यू है, ठीक है। अच्छा, क्या चीज होती है? धातु कर्म होता है। धातु कर्म यानी कि धातु को शुद्ध करना, धातु मतलब कि जो अयस्क है, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उसको क्या बोलेंगे? धातु कर्म। इसको क्या बोलेंगे? अयस्क से शुद्ध धातु, शुद्ध धातु प्राप्त प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। धातु कर्म दो प्रकार से, भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, ठीक है। रासायनिक में जो क्या होता है, जब मॉलिक्यूल का चेंज आ रहा हो तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, और भौतिक परिवर्तन जब सिर्फ उसकी अवस्था बदल रही हो, है ना, या फिर वो टूट रहा हो, तो सब क्या है? भौतिक परिवर्तन में आते हैं, ठीक है। अच्छा, भौतिक वाले को क्या बोलेंगे? धातु का समृद्धिकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु का समृद्धिकरण, यानी कि धातु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसको साफ करना, भौतिक विधि द्वारा, ठीक है। धातु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना या फिर उसको पीसना और फिर उसके बाद में उसको धोना, साफ करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है? धातु का समृद्धिकरण। क्या कहलाता है? धातु का समृद्धिकरण। अच्छा, इसके अंतर्गत दो चीजें होंगी। पहले धातु को पीसा जाएगा, पहले धातु को
पीसा जाएगा और पीसने के बाद में उसका सांद्रण किया जाएगा। पीसने के बाद में उसका सांद्रण किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप उसको पीसना ही है, सेकेंड स्टेप उसका सांद्रण है। अच्छा, सांद्रण किस प्रकार का अयस्क है इसके आधार पर उसका सांद्रण किया जाएगा। यदि जो हमारा अयस्क है वो क्या होगा, डेंस है, बहुत डेंस है, यानी नीचे बैठ जा रहा है, तो उसको तेज पानी की धारा में प्रवाहित करेंगे और उसमें जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो पानी के साथ बह जाएंगी। जितनी भी अशुद्धियां होंगी किसके साथ बह जाएंगी, पानी के साथ बह जाएंगी। और जो हमारा अयस्क था वो डेंस था, वो नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो ये क्या होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण विधि होता है ये अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है। ये अपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे हमारा जो अयस्क है या जो हमारी धातु है वो ज्यादा भारी है, वो पानी में नहीं बहेगी, वो रुक जाएगी। ठीक है, बाकी चीजें बह जाएंगी, अशुद्धियां बह जाएंगी। अच्छा, इसमें अयस्क को पानी की तेज धारा में धोया जाता है जिससे अशुद्धियां पानी के साथ बह जाती है, वही सेम चीज। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज झाग या फैन प्लवन विधि, ये घुलनशीलता पर निर्भर करता है। ये अयस्क की घुलनशीलता पर निर्भर करता है, विशेषकर एल्यूमिनियम के जो अयस्क होंगे उनको इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि तेल, पानी और पोटेशियम एथिल जैंथेट, इन तीनों को मिक्स किया जाएगा, उसमें अयस्क को डाल दिया जाएगा और उसमें तेज हवा की धारा प्रवाहित की जाएगी। उसमें तेज हवा की धारा प्रवाहित की जाएगी जिससे वो मतलब ज्यादा उसमें हिलना डुलना होना शुरू हो जाए ना, ताकि पूरा मथ जाए। इसको गांव में जैसे कि मथते हैं ना, दही जब मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकल आता है, तो ऐसे उसको मथना होगा। जैसे मथेंगे, खूब मथेंगे, जैसे उसमें से क्या होगा, जो एल्युमिनियम का जो धातु होगा वो सब बुलबुले के रूप में ऊपर आ जाएंगे, वो सब झाग के रूप में ऊपर आ जाएंगे। और जैसे ऊपर आ जाएंगे उसको ऊपर से हटा लिया जाएगा और फिर उसको सुखा लिया जाएगा। फिर वो बन गई हमारी जो परिष्कृत धातु। कैसे होगी, परिष्कृत धातु, मतलब बढ़िया प्योर धातु नहीं है, उसमें अभी भी अशुद्धियां है, उसके बाद में उसका एनोडीकरण करा के उससे शुद्ध धातु मिल जाएगी, उससे शुद्ध धातु मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मतलब कुछ शुद्ध हो जाता है, कुछ साफ हो जाता है। ठीक है, हमें सिर्फ साफ करना था। ठीक है, तो हमें साफ मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, तेल लेंगे, प्राकृतिक तेल लेंगे, कोई चीड़ का तेल ऐसा कुछ। ठीक है, तेल लेंगे, पानी लेंगे और पोटेशियम एसिड लेंगे, सबको मिला देंगे। मिला के उसमें क्या करेंगे, गैस को डालेंगे, फिर तेज हवा का धारा प्रवाहित करेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो अशुद्धियां होंगी नीचे पेनी में बैठ जाएंगी और जो धातु होगी ऊपर झाग के रूप में तैरने लगेगी। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे। एक विधि और है बेटा, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर। मान लो कोई ऐसी धातु जैसे कि हमारी लोहा है, ये बढ़िया से उसमें चुंबक में चिपक जाएगी, ये चुंबक में चिपक जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसको बढ़िया से बुरादा के रूप में पीस लेंगे, खूब पीस लेंगे महीने। उसके बाद में क्या करेंगे कि इसको पट्टे पे डालेंगे। एक पट्टा होगा, वो पट्टे पे डालते जाएंगे और पट्टा घूमता जाएगा। और जो रोलर होगा वो चुंबकीय होगा, रोलर होगा वो चुंबकीय, पूरा पट्टा नहीं चुंबकीय होता है, सिर्फ रोलर चुंबकीय होगा। और वो क्या करेगा, पट्टा जैसे यहाँ इस रोलर के पास आएगा और अब ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, इसको खींच लेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा। और बाकी जो चीज चुंबकीय नहीं है, जो चीज चुंबकीय नहीं है उसको नहीं खींचेगा। तो वो पट्टा जो तेज चल रहा है ना, तो ये बाहर फेंक देगा, ये बाहर फेंक देगा। और जो चिपक गया उसको चिपकाए रखेगा। और जैसे यहाँ से ये रोलर से जैसे पट्टा हटा, इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया है ना, जब छोड़ दिया तो ये भी नीचे गिरेगा। तो ये यहाँ नीचे नीचे गिरता है और ये आगे नीचे गिरता है, नीचे नीचे और ये आगे नीचे, है ना। जो अचुंबकीय है वो दूर जाके गिरते हैं और जो चुंबकीय है वो पास आके एकदम पैर के नीचे गिरते हैं ना। समझ गए, तो ये चुंबकीय विधि से हो गया अलग अलग करना। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी धातु भिन्न भिन्न विधियों से अलग हो गई, घनत्व के आधार पर अलग हो गई, झाग फेन प्लवन विधि द्वारा अलग हो गई या चुंबकीय विधि द्वारा अलग हुई। इन सभी विधियों से अलग हुई जो धातु होगी, अब क्या करेंगे, उसका धातु का निष्कर्षण अब करवाएंगे। उस धातु का क्या कराएंगे, निष्कर्षण करवाएंगे। ठीक है, यदि वो धातु सल्फाइड का है, वो है सल्फाइड का है, तो क्या करेंगे, उसका भर्जन कराएंगे। क्या कराएंगे, भर्जन कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे।
हाँ, यदि सल्फाइड गैस किसका है, सल्फाइड का अयस्क, यदि सल्फाइड का अयस्क है, यदि सल्फाइड का अयस्क है तब क्या करेंगे हम, तब क्या करेंगे हम उसका भर्जन कराएंगे। और यदि कार्बोनेट का अयस्क है, किसका, कार्बोनेट का अयस्क है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, निस्तापन कराएंगे। क्या करेंगे, निस्तापन। ठीक है, समझ गए। और जैसे ही हमारा निष्ठापन हो गया, अब चीजें ऑक्सीडाइज हो गई। कैसे हो गई, ऑक्सीडाइज होगी, तो हमें धातु का ऑक्सीडाइज फॉर्म प्राप्त हो गया। कैसा फॉर्म प्राप्त हुआ, ऑक्सीडाइज। इससे और इससे दोनों से हमें ऑक्सीडाइज रूप मिलेगा। कौन सा रूप मिल गया, धातु का ऑक्साइड मिल गया। धातु का ऑक्साइड जैसे ही मिला, हम क्या करेंगे, बस उसको गर्म करना शुरू कर देंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे और उसका प्रगलन कराएंगे। प्रगलन कराने के लिए हमें उसमें गालक मिलाना पड़ता है। गालक मिला के उसको पिघला देंगे। पिघलाने के बाद में उसका हम अपचयन करा देंगे। जब हम लोग प्रगलन कराते हैं उसी टाइम पे अपचयन भी हो जाता है, अपचयन भी हो जाता है। ठीक है, अपचयन होने के बाद में हमें मिल गई बढ़िया सी धातु, बढ़िया सी धातु। ठीक है, बट उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां हो सकती है, इट में भी पॉसिबल कि थोड़ा बहुत अशुद्धि हो, तो बाद में हम उसका परिष्करण करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, परिष्करण। और परिष्करण कैसे होता है, विद्युत अपघटनी विधि से धातु का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी विधि से धातु का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इन सबको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ये सारी चीजों को तो हमने इतना लिख दिया, ये इतना ही है। इनको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इनको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, निस्तापन। निस्तापन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निस्तापन। यदि कोई हमारा कार्बोनेट का है, किसका है, कार्बोनेट का है, सल्फाइड, तब क्या करेंगे, इसमें एस को उसके गलनांक के ऊंचे ताप बहुत ज्यादा होना चाहिए पर गर्म किया जाता है, जिससे वाष्प पदार्थ निकल जाता है, लेकिन अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अयस्क को पिघलने नहीं दिया जाएगा। दो चीजें इसमें नोटिस करने वाली हैं, पिघलने नहीं दिया जाएगा, पहली चीज पिघलने दिया जाएगा, और दूसरी चीज इसमें वायु निश्चित नहीं होती है। एक सेकंड, हेलो, अभी इधर है रैन, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक काम करो, तो नीचे वाले कमरा में बिस्तर उठाना होगा, नीचे वाले कमरे में पंखा लगा है। बस 15-20 मिनट है। ठीक है, निस्तापन। इसमें इसको उसके गलनांक के ऊंचे ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे वाष्पशील पदार्थ निकल जाता है, लेकिन अयस्क को पिघलने नहीं दे जाता। गलनांक से थोड़ा सा नीचे रहेगा, है ना, गलनांक से ज्यादा नहीं जाएगा, गलनांक से नीचे रखो इसको, थोड़ा सा नीचे, गलनांक के नीचे। ठीक है, क्योंकि गलनांक से जैसे ही ज्यादा होगा टेम्परेचर, वो पिघल जाएगा ना, लेकिन हमें उसको पिघलने नहीं देना है, हमें उसको पिघलने नहीं देना है। तो इसमें क्या होगा कि नीचे ताप पर वाष्पशील पदार्थ निकल जाता है, लेकिन अयस्क पिघलने नहीं पाता। ठीक है, अयस्क पिघलता नहीं है। ठीक है,
तो इसमें S को उसके गलनांक के नीचे ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे वाष्पशील पदार्थ निकल जाता है, लेकिन H को पिघलने नहीं दिया जाता। बेटा पिघलो मत, लेकिन जितनी भी वाष्पशील चीजें हैं वो सब निकाल दो। जैसे कि पानी था, पानी निकाल दो बेटा, अपना पानी भाप के रूप में निकाल दो। वही चीज बॉक्साइड का था, ये आयरन का था, ठीक है, दोनों में से निकल गया हमारा पानी निकल गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भर्जन। यदि हमारे पास सल्फाइड का एसिड है, इसका सल्फाइड का एसिड है, तब क्या करेंगे, हम इसका भर्जन कराएंगे। इसमें बेटा दो चीजें हमें देखनी होंगी, दो चीजें। पहली बात तो पिघलने नहीं दिया जाएगा, पहली बात पिघलने नहीं दिया जाएगा, और दूसरी बात निश्चित मात्रा में वायु की मात्रा निश्चित की जाएगी इसमें। पिछले वाले में वायु की कोई मात्रा निश्चित नहीं थी। और दूसरी बात, बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है, यानी कि भूनने जैसा कुछ है ना। ठीक, इसमें CuF2, ठीक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाएंगे, फिर हमारा बना ये Cu2, ये 2 है बेटा, ये 2 है, ठीक है। हमारा Cu2 बना, और कॉपर सल्फाइड बना, और आयरन सल्फाइड बना, ठीक है, कॉपर सल्फाइड बना और आयरन सल्फाइड बना। अब ये कॉपर सल्फाइड इधर फिर से आएगा, कॉपर सल्फाइड इधर आएगा और आयरन सल्फाइड इधर आएगा। कॉपर सल्फाइड का फिर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और हमारा ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। पहले ये टूटेंगे, टूटने के बाद में फिर से इनका ऑक्सीडेशन होगा। पहले ब्रेक होंगे, फिर उसके बाद में उनका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, समझ गए। ऑक्सीडाइज हो गए, यहां से भी ऑक्सीडाइज हो गए, यहां से भी देखो ऑक्सीजन, सिर्फ धातु का ऑक्साइड बचा, यहां से भी सिर्फ धातु का ऑक्साइड बचा। अब जब हमें धातु का ऑक्साइड मिल जाता है, तब हम उसका क्या कराते हैं, प्रगलन कराते हैं। क्या कराते हैं, प्रगलन, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारी प्रगलन। प्रगलन कराने के लिए हम कुछ इसमें गालक वालक मिलाते हैं, ठीक है। निस्तापन तथा भर्जन के बाद कोक या उचित गालक में मिलाकर पिघलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। क्या है, आयरन का ये एस्ट था, इसमें 3 कोयला मिलाई दिहन, उसके बाद में 2 आयरन मिल गया, बढ़िया, वाह बच रहा है, ठीक है। इसमें कुछ गालक मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं, गालक मिलाए जाते हैं। अच्छा, गालक क्या होते हैं, गालक क्या होते हैं कि उच्च ताप पर अयस्क में उपस्थित अशुद्धि के साथ क्रिया करके उन्हें अलग कर देता है, जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। वो क्या होता है कि जो धातुएं हैं, धातु में कुछ अशुद्धियां होंगी, वो धातु को कुछ नहीं करेगा। बेटा तुम शरीफ हो, वो कुछ नहीं करे, आपके अंदर जो अशुद्धियां हैं हम उनको मिटाएंगे, हम उनके साथ रिएक्शन करेंगे, हम उनको निकालेंगे, ठीक है। तो क्या गालक क्या करेगा कि पिघलने में तो हेल्प कर ही रहा है, दूसरी चीज उसमें जितनी भी अशुद्धियां होंगी उन अशुद्धियों के साथ रिएक्शन करके उनको अलग कर लेगा। और जो अशुद्धियां अलग हो रही है उनको क्या बोलते हैं, धातुमल। क्या बोल देंगे, धातुमल, ठीक है। अच्छा, तो गालक तथा अशुद्धि की क्रिया से धातुमल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातुमल प्राप्त होता है। और गालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। पहली चीज अम्लीय हो सकते हैं, दूसरी चीज क्षारीय हो सकते हैं। अम्लीय का एग्जांपल SiO2 हमारी मिट्टी है और क्षारीय का एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये जो अम्लीय होगा वो क्षार के साथ रिएक्शन करेगा, जो अम्ल होगा वो क्षार के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये क्षारीय अशुद्धि के साथ क्रिया करता है, और जो ये क्षारीय होगा वो अम्लीय अशुद्धि के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। ये क्रिया करके उसको अलग कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ट्रिक लगाना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल मैग्नीशियम कार्बोनेट
वो SiO2 के साथ रिएक्शन हुआ, इससे मिट्टी था S में हमारी मिट्टी थी, मिट्टी के साथ उसका रिएक्शन हुआ, मिट्टी के साथ ये मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ये शुद्धि है, इसको क्या बोलेंगे? धातुमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातुमल बोल सकते हैं। अब ये धातुमल हो गई है ना अलग, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गए। अब हमारी धातु एकदम प्योर निकलेगी, उसमें जो धातु है वो प्योर निकलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट था, इसका भी वही हाल है, इसने भी CO2 भगा दिया, निकाल दिया, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अच्छा, यदि अम्लीय है तो अम्लीय का एग्जांपल देख लो, हमारी SiO2 अम्लीय है, मान लो कोई FeO था, क्या था? FeO था। अच्छा, ये क्षारीय प्रकृति का, इसके साथ इसने रिएक्शन कर लिया, इसके साथ इसने रिएक्शन कर लिया, ये हो गई धातुमल, ये हो गई धातुमल, ठीक है। आयरन भी मल हो सकता है किसी अन्य धातु के लिए, जैसे टिन था, टिन में आयरन भी मौजूद था, आयरन का ऑक्साइड मौजूद था, हमें उसको अलग करना होगा क्योंकि हमें तो वहां से टिन लेना है ना, हमें वहां से टिन लेना है, तो टिन लेने के लिए हमें उसमें से आयरन के ऑक्साइड को निकालना होगा, और आयरन का ऑक्साइड हमारे लिए उस समय मल होगा, तो वो धातु मल, ठीक है। अच्छा, SiO2 था और उसने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लिया और कैल्शियम ऑक्साइड भी निकल गया, ठीक है, जिससे हमें टिन एकदम प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। इसमें आयरन के और कैल्शियम ऑक्साइड के अशुद्धियां मिली रहती हैं, तो बस उन्हीं अशुद्धियों को निकालने के लिए SiO2 डाला जाता है, फिर SiO2 जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ या आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद में उस अशुद्धि को निकाल देगा, ठीक, और हमारी टिन एकदम बढ़िया से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज है छठवा, हुआ छठवा बेटा सब कुछ हो गया, उसी में जब प्रगलन हो रहा होता है, प्रगलन हो रहा होता है, तभी धातु का अपचयन भी होता है, तभी धातु का अपचयन भी होता है। अपचयन किसके द्वारा हो सकता है? कोक के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? कोक के द्वारा हो सकता है, ठीक। रिएक्शन आप लोगों के सामने है, यहाँ पे मान लो कार्बन था, मतलब कोक था, और FeO के साथ उसका रिएक्शन हुआ, तो हमें आयरन प्राप्त हो गई और इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई। एल्युमिनियम के द्वारा जब हुआ उसका रिएक्शन, तो इसमें क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है, दो धातुओं का किया जाता है अपचयन, ठीक। इसमें गोल्ड, इसे गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम भी कहते हैं, इसे गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है, तो जितने भी क्षारीय मृदा होंगे, मतलब कि जितने भी क्षारीय अयस्क होंगे उनके लिए ये यूज होगा। तापमान द्वारा, हाँ, हीट कर दो, हीट कर दो, जिसमें सिर्फ पानी हो, जिसमें सिर्फ पानी हो तो उसको गर्म कर दो, उसमें से निकल जाएगा। अमलगम बना के जितने सोना और चांदी है, मतलब सोना होगा, सोना निकाल के, मान लीजिए हमारे पास सोने का अयस्क है, उसमें कुछ अशुद्धियां थी, तो क्या करेंगे हम उसमें मरकरी मिला देंगे, मरकरी मिला के उसका अमलगम बना लेंगे, फिर क्या करेंगे गर्म कर देंगे, उसमें से मरकरी भी निकल जाएगी, अशुद्धि भी निकल जाएगी और हमें प्योर सोना प्राप्त हो जाएगा। तो मरकरी और अयस्क, ठीक है, जो भी सोने का अयस्क है AU का, ठीक है, और उससे हम अमलगम बना लेंगे, फिर उसको हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे और आशवन विधि द्वारा हम धातु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, आशवन विधि द्वारा हम धातु प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा धातु कर्म, बता चुके हैं। हाँ, जो अलग अलग धातुएं थी, अलग अलग धातुएं थी, कम सक्रिय थी, ज्यादा सक्रिय थी या मध्यम सक्रिय थी, उनके हिसाब से उनको अलग अलग बांटा था, ठीक है। ये जो पहला वाला होगा, कौन सा? पहला वाला कम सक्रिय धातु, तो इनको मात्र सिर्फ हम गर्म करते हैं, मात्र सिर्फ हम इनको गर्म करते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दे देंगे? उस धातु का ऑक्साइड दे देंगे, उस धातु का ऑक्साइड दे देंगे और इससे CO2 गैस निकल गया। थोड़ा और हीट कर दे, थोड़ा और हीट कर दे, तो उसमें से ऑक्सीजन भी निकल जाएगी, सिर्फ हमें मरकरी
या वही मरकरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी सेम चीज वही लगानी है। ठीक है, अधिकतम क्रियाशील धातु जैसे कि वो बहुत ज्यादा क्रियाशील थे, ये कम क्रियाशील, मतलब ये कम क्रियाशील है, और यदि ज्यादा क्रियाशील धातु है तब क्या कराएंगे, उसका विद्युत अपघटन कराएंगे। तब क्या करेंगे, उसका विद्युत अपघटन कराएंगे। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, ये छोटा कार्य है। हाँ, जादू जादू। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कर्म करना चाहता हूँ और मुझसे कांड हो जाता है। खुला था बट कहाँ थे, पेज नंबर कौन सा था, शायद 7वां था। नहीं, 7वां भी नहीं है, 8वां भी नहीं हुआ था। हाँ, ये था। हे प्रभु, हे माता जी, कर्म करने के चक्कर में कांड हो जाते हैं। हाँ, शुक्र है थोड़ा छोटा हुआ। अब ठीक है, अब ठीक है। जैसे कि नमक में सोडियम है हमारे, या कहीं और पे भी सोडियम हो सकती है, कोई जरूरी नहीं तो नमक में हो, बट हम नमक का एग्जाम्पल ले लिए। हम नमक का एग्जाम्पल ले लिए तो हम नमक का ही बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत आसान है ना नमक। बाकी चीजों ढूंढना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, नमक उठा लिए फटाक से, क्योंकि घर का मामला है ना, घर का मामला है, फटाक से। ठीक, तो अधिक क्रियाशील जो धातु होंगी, दूसरा नंबर पेन किधर हुआ, जो अधिक क्रियाशील धातु होंगी उनका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, विद्युत अपघटन। क्या कराएंगे, ये पात्र में घोल दिए नमक और लगा दिए 2 रोड और धारा प्रवाहित शुरू कर दिए, अब क्या होगा, सोडियम आके नेगेटिव साइड तरफ चिपक जाएगा, मिल गई हमें धातु। कितना आसान है। ठीक है, क्या करेंगे हम इतना ढूंढ ढांड के। ठीक, तो जो अधिक क्रियाशील धातु हैं उनका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। उनका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे। अच्छा, जो मध्यम वाली थी, मध्यम वाली, तो मध्यम वाली 3 फॉर्म में होगी, कार्बोनाइड के फॉर्म में हो सकती है, सल्फाइड के फॉर्म में हो सकती है, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकती है। यदि वो ऑक्साइड के फॉर्म में होंगी तब उनका हमें भाजन या निस्तापन कराने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रज्वलन करा देंगे। ठीक है, यदि वो सल्फाइड के फॉर्म में है तब क्या करेंगे, हम उनका निस्तापन कराएंगे, हम उनका निस्तापन कराएंगे। ठीक है, और यदि यदि वो कार्बोनेट के फॉर्म में है तो क्या करेंगे, हम उनका भर्जन कराएंगे। तब क्या करेंगे, हम भर्जन कराएंगे। ठीक है, वही चीजें लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद में हम अपचयन करा देंगे, उनका प्रगलन कराएंगे, प्रगलन कराने के बाद उनका अपचयन करा देंगे, अपचयन कराने के बाद में हम उनको शुद्ध करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियां हो, तो क्या करेंगे, हम उनका विद्युत अपघटनी विधि से उनका परिष्करण करा देंगे या शुद्धिकरण करा देंगे। शुद्धिकरण करा देंगे। ठीक है, शुद्धिकरण करा देंगे। अच्छा, कैसे होता है, हमें जिस धातु को अलग करना है, हमें जिस धातु को अलग करना है उसी धातु का लवण लेंगे। सॉल्यूशन में क्या लेंगे, उसी धातु का लवण लेंगे, और फिर जिस धातु को हमें अलग कर, मतलब कि जो अयस्क है, उस अयस्क को किस साइड में लगाएंगे, इस साइड में, प्लस के साइड में लगाएंगे। किस साइड में लगाएंगे, एनोड पे लगाएंगे। किस साइड पे लगाएंगे, एनोड पे लगाएंगे। यानी अयस्क को हम एनोड पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उस पे धातु होगी, और धातु कौन सा चार्ज गेन करना चाहती है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और पॉजिटिव जैसे ही होगा प्लस चार्ज जैसे ही होगा वो नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेगा, तो इसीलिए हम उसको एनोड पे लगाते हैं, ताकि वो एनोड से निकल के, छटक के, कूद के, भाग के
कैथोड पे जा सके, समझे। तो ये एनोड है, एनोड पे जो धातु थी वो जैसे ही उसने धन चार्ज या पॉजिटिव आयन गेन किया, छटक के कूद के यहाँ भाग के आ गई इस नेगेटिव आयन पे, मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इस पर कैथोड पे, ठीक है। और चूंकि और जो चार्ज नहीं हो सकता, मतलब कि वो अशुद्धि है, जो धातु नहीं है वो अशुद्धि है, जो अशुद्धि है वो धीरे धीरे से नीचे नीचे गिरती रहती है। तो क्या होगा कि जितनी भी अशुद्धियां होंगी वो पेंदी में बैठ जाएंगी, जितनी भी धातुएं होंगी वो जाके यहाँ पे चिपक लेंगी, पकड़ लेंगी, और पकड़ लेंगी जैसे सब पकड़े रहेंगी। फिर बाद में जैसे कि हमारा काम पूरा हुआ, जैसे ही ये खाली होगा हम इसको खींच के बाहर निकालेंगे, पटक लेंगे, झाड़ लेंगे, है ना। और ये प्योर होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि ये प्योर धातु होगा ना, ये शुद्ध धातु का बना होगा। ये शुद्ध धातु होगी, क्योंकि इसी के ऊपर और धातु इकट्ठा होगी ना, तो ये शुद्ध रूप ले लेगा, वरना ऊपर से सब इकट्ठा हो जाएंगे, अंदर पता चलेगा कुछ और ही भरा है। और ये अयस्क होगा, ये अयस्क होगा या अशुद्ध धातु। क्योंकि इतने प्रोसीजर से गुजर चुका है तो वो अयस्क रह नहीं गया होगा, वो अब अशुद्ध धातु है। वो क्या है? अशुद्ध धातु। तो आप लोग अशुद्ध धातु लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे हम तो धातु लिखे बहुत, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा जो है धातु का निष्कर्षण, धातु का परिष्करण, ये सारी विधियां जो है, विधि विधान सारे संपन्न है। चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखो, समझो, चीजों को एनालाइज करो, ध्यान देके पढ़ो, ठीक है। ये था आज का टॉपिक संचारण, जो कि हम पिछले कुछ विगत दिनों में हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? संचारण, यानी कि धातुओं की सतह पर कुछ नुकसान हो, कुछ क्षरण हो, ऑक्सीडेशन हो जाए उनका, और फिर उनका रंग धूमिल हो जाए, वो बेकार हो जाए, सड़ जाए, ऐसा कुछ थोड़ा कमजोर पड़ जाए, तो उसको हम संचारण, क्या बोलेंगे? संचारण। तो लिखा है कि धातु की सतह का क्षरण होना क्या कहलाता है? क्षरण होना क्या कहलाता है? संचारण, ठीक है। थोड़ा सा नुकसान हो, सतह पर नुकसान, अंदर नहीं, बाहर से नुकसान। तो जब बाहरी मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो उसको संचारण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, संचारण को रोकेंगे कैसे? गैल्वेनीकरण करा दो। क्या करा दो? गैल्वेनीकरण करा दो। यानी कि एक धातु लो, उसके ऊपर इसको एक दूसरे चार्ज से जोड़ दो, एक इधर लो, तो यहाँ से निकल के इस पे जाके सब चढ़ जाए, इसके चारों तरफ से एक घेरा बना ले, इसके चारों तरफ से एक घेरा बना ले, और जैसे घेरा बना लेंगे, अब इसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन वाटर नहीं आ सकता, देसी ऑक्सीजन वाटर नहीं आ सकता, अब ये खराब नहीं होगा, इसके ऊपर से जंग नहीं लगेगी, बात खत्म। दूसरी चीज, टिन या क्रोम की प्लेटिंग कर दो, उसका मिश्र धातु बना दो। सीधी सी बात है, कोई ऐसी धातु जो जल्दी खराब नहीं हो रही, जिसका संचरण नहीं हो रहा हो, उसके साथ इसको भी मिला दो, ये भी खराब नहीं होगी। वही चीज ना कि पढ़ने लिखने वाले 10 बच्चों के बीच में एक गधे को बिठा दो, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगेगा, है ना, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगेगा। अच्छा, रंगाई करके रंग दो, उसको रंग दो, ग्रीस या तेल लगा दो, मतलब कुछ भी कर दो, साम दाम दंड भेद लगा के उसको बस ऑक्सीजन और पानी से दूर कर दो। धातु इतनी जल्दी खराब नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही है, यही हमारी जिंदगी, ऑक्सीजन और पानी, ये दो, ऑक्सीजन और जिंदगी, यही दो हमारी, मतलब यार कंफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन और पानी, हाँ, ऑक्सीजन और पानी, यही तो हमारी जिंदगी है, और यही हमारी जिंदगी हराम करके रखी है, ठीक है। तो यही चीजें खराब करते हैं, यही चीजों को बिगाड़ते हैं, ठीक, बनाते भी हैं। तो इनको हम पालनहार मान सकते हैं, पानी और हवा, इनको हम पालनहार मान सकते हैं, क्योंकि हमें जिंदा रखते हैं, ये हमें जिंदा रखते हैं, और बहुत सारी चीजों को नष्ट भी यही करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
थैंक यू, शुक्रिया, इतनी देर तक आप लोग बने रहे। ठीक, तो आगे की क्लासेस हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।